हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम जो नीट 2023 अभी एग्जाम हुई है उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 152, इसमें दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमको सिलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है। पहला स्टेटमेंट दिया है वास्ट डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड की जो डक्ट है उसको रिसीव करती है एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जो वास्ट डिफरेंस है उसमें सेमाइनल वेसिकल की डक्ट आके ओपन होगी और इन दोनों के मिलने से बनती है इजैकुलेटरी डक्ट। और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये प्रोस्टेट ग्लैंड के सेंटर से क्रॉस करते हुए ओपन हो जाती है यूरेथ्रा में। तो ये वाला जो स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। ये बात भी सही है। सर्विक्स की कैविटी जो है, सर्विक्स जो यूटेरस का सबसे निचला पार्ट होता है, उसकी नैरो कैविटी कहलाती है सर्वाइकल कैनाल। और ये सर्वाइकल कैनाल वेजाइनल कैनाल के साथ मिलकर बनाती है बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल के थ्रू ही एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन बच्चे का जन्म होता है, बच्चा एक्सपर्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा इसमें आंसर आएगा, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा आएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर भी एक लिस्ट दी हुई है और इसको मैच करना है हमको। तो ये बेसिकली क्या है, इधर कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हैं, एनिमल किंगडम से क्वेश्चन है ये, और एक्सक्रीटरी में पढ़ते हैं हम इस चीज को। और यहाँ पर उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दिए हुए हैं। तो हमको पता है कि पैरामीशियम का एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होता है, प्रोटिस्टा है पैरामीशियम। जो टीनिया है, टीनिया सोलियम, ठीक है, इनके अंदर टीनिया जो आता है वो आता है हमारा प्लेटिहेल्मिन्थेस। इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होती है फ्लेम सेल्स। जो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना मींस किसकी बात हो रही है, कॉकरोच की। तो पेरीप्लेनेटा जो है उसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो यूरिकोस ग्लैंड, मैग्नेटिजन ट्यूब्यूल्स, ये सारी चीजें होती है, फैट बॉडीज। फेरेटिमा यानी कि अर्थवोम, अर्थवोम में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो होता है नेफ्रिडिया, ठीक है। जो नेफ्रिडिया स्ट्रक्चर होते हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। तो हमारा ए के साथ आएगा थर्ड, बी के साथ ऑप्शन आएगा सेकेंड, सी के साथ आएगा फोर्थ, और डी के साथ हमारा जो ऑप्शन आना चाहिए वो आना चाहिए फर्स्ट। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 जो पहला वाला ऑप्शन दिया है वही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following common sexually transmitted disease is completely curable when detected early? तो हम लोगों ने पढ़ा है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट भी है, 3 डिसीज जो होती है ट्रिपल एच, कौन सी है, हेपेटाइटिस बी, दूसरा HIV यानी कि HIV तो वायरस है उसके कारण कौन सी बीमारी होती है, एड्स, और थर्ड है जेनाइटल हर्पीस। इन 3 डिसीज का कंप्लीट क्योर अवेलेबल नहीं है। मतलब हेपेटाइटिस का कंप्लीट क्योर अवेलेबल नहीं है, HIV का कंप्लीट क्योर नहीं है, और हर्पीस का भी कंप्लीट क्योर अवेलेबल नहीं है। तो जो कंप्लीट क्योर अवेलेबल है वो किसका है, गोनोरिया। वही क्वेश्चन पूछा है कि किसका कंप्लीट क्योर अवेलेबल है इन केस ऑफ अर्ली डिटेक्शन। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा गोनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन है। तो असर्शन वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर कि एम्नियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। अब एम्नियोसेंटेसिस का यूज जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। PCPNDT करके एक एक्ट है, उस एक्ट में क्लियर कट मेंशन किया गया है कि एम्नियोसेंटेसिस को कभी भी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि RCH में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रमोट करते हैं, जबकि यहाँ पर एम्नियोसेंटेसिस का जो यूज दिया गया है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए दिया गया है। तो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है ये। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। बैन ऑन एम्नियोसेंटेसिस चेक्स द इंक्रीजिंग मिनेंस ऑफ फीमेल फिटिसाइड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर एम्नियोसेंटेसिस को बैन कर देंगे तो उसके कारण जो फीमेल फिटिसाइड के केसेस है वो क्या होंगे, कम होंगे, रिड्यूस होंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आपको मैच करना है, एक तरफ कुछ ड्रग्स दी हुई है, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड कुछ मैकेनिज्म बताया गया है। तो हमको पता है कि जो मॉर्फिन है वो क्या होता है, पेन किलर, ठीक है। तो इतना बेसिक क्वेश्चन है कि आप अगर एक चीज भी याद करते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा।
तो सिंपल अगर हम देखें तो केवल मॉर्फिन के बेसिस हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी चीजों पे आते हैं, जो कोकेन होता है, कोकेन जो है वो बेसिकली किसको इंटरफेयर करता है, डोपामिन के ट्रांसपोर्ट को। मैरिजुआना जो कैनबिस वगैरह होते हैं ये मेनली किस सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हेरोइन जो होता है वो हमारे बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन करता है, डिप्रेसिव एक्शन शो करता है। तो ए के साथ हमारा सेकेंड आना चाहिए, बी के साथ जो फर्स्ट, सी के साथ फोर्थ, तो हमारा जो आंसर आएगा वो वैसे भी थर्ड आएगा, बट काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको केवल एक पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर भी असर्शन रीजन दिया गया है, अगेन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है ये। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इम्प्लांटेशन जो होता है वो ब्लास्टुला स्टेज में होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लगभग 6 to 7 डेज के बाद में होता है। और इस इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी जो लेयर है वो कौन सी लेयर होती है, एंडोमेट्रियम। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो एंडोमेट्रियम पे एक्ट करता है, वहां पर ग्लैंड्स का डेवलपमेंट करवाता है और इस एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है फॉर द इम्प्लांटेशन या प्रेगनेंसी के लिए। दूसरा स्टेटमेंट दिया है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स, बिल्कुल सही बात है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा एंड कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम अगर डीजनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा, और अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तो एंडोमेट्रियम डीजनरेट होगी, मींस नया मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही होने के बाद में भी हमको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो एक्सप्लेन सही करता है, तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, इन्होंने बताया है कि एंडोमेट्रियम जरूरी है इम्प्लांटेशन, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। तो ये दोनों फैक्ट जो है एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर आना चाहिए वो असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा आंसर आएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो आपको यहाँ मार्सुपियल्स के एग्जाम्पल सेट करने हैं जो कि क्या एग्जिबिट करते हैं, एडाप्टिव रेडिएशन। एनसीईआरटी में प्रॉपर टेबल बना हुआ है जिसमें एक तरफ प्लेसेंटल ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट दी हुई है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की लिस्ट दी हुई है। ठीक है, ये 2020 में भी नीट में सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था जहां पर एडाप्टिव डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पूछा था मार्सुपियल्स के बीच में। तो अगर पहले ऑप्शन में आते हैं तो मोल, फ्लाइंग स्क्विरल, तस्मानियन, तो इस ऑप्शन में आपको प्लेसेंटल ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं, मार्सुपियल मिलते हैं। तो अगर एक प्लेसेंटल और एक मार्सुपियल होता है तो ये इंडिकेट करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एडाप्टिव रेडिएशन इंडिकेट नहीं करेंगे। दूसरे में तीनों ही प्लेसेंटल ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं रहेगा। तीसरे में तस्मानियन, मार्सुपियल्स वगैरह दिए हुए हैं, बॉबकेट, ये प्लेसेंटल ऑर्गेनिज्म है तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं रहेगा। इसमें निम्बेट, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फ्लेंजर, तीनों ही मार्सुपियल्स दिए हुए हैं। तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो आएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following statement is correct? तो करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। इकोलॉजी से, इन्वायरमेंटल इशू से क्वेश्चन है ये। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर रिस्ट्रिक्ट एल्गल ब्लूम, ये गलत है। अगर न्यूट्रिएंट का अमाउंट ज्यादा होगा तो यूट्रोफिकेशन होगा, और यूट्रोफिकेशन होगा तो एल्गल ब्लूम की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी, यानी कि प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेक क्या होती है, इंक्रीज होती है, दैट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है एल्गल ब्लूम डिक्रीजेस फिश मोर्टिलिटी, ये भी गलत है। एल्गल ब्लूम के बढ़ने से ऑक्सीजन की डिप्रिवेशन हो जाएगी वाटर के अंदर, उसके कारण फिश जो है वो उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या दिया है, फॉल्स है। थर्ड है यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द डोमेस्टिक सीवेज, ये गलत है। डोमेस्टिक सीवेज का बढ़ना यूट्रोफिकेशन नहीं होता है, न्यूट्रिएंट का बढ़ना, और न्यूट्रिएंट के बढ़ने से लेक की फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ना, उसके कारण लेक का खत्म हो जाना, डेथ हो जाना, लेक का उसकी गहराई में कमी हो जाना, ये यूट्रोफिकेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। लास्ट स्टेटमेंट में है बायो मैग्निफिकेशन, इसको बायो एम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं हम लोग। It refers to the increase in the concentration of the toxicant at successive trophic level, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमको जो करेक्ट स्टेटमेंट है वही सिलेक्ट करना है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following are not considered as part of endomembrane system? एनसीईआरटी सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट क्या नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये पार्ट होते हैं, वैक्यूल होता है। ठीक है, तो इसमें जो पार्ट नहीं है वो कौन से हमारे, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, पेरोक्सिसोम नहीं है। तो ए, सी और ई, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा फोर्थ। 4 ऑर्गेनल्स है जिनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट
मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो पार्ट है एंडोमेसेंजियम का पार्ट नहीं होते। तो हमारा आंसर आएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगेन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन दिया, इन नॉन प्राइमेट मेमल्स द साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल आर कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल। स्टूडेंट बिल्कुल सही है। जो प्राइमेट होते हैं यानी कि ह्यूमन, एप्स और मंकीज, उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनके अंदर जो साइकिल चलता है उसको हम बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इट इज कॉल्ड मेनोपॉज। ये गलत है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी में शुरू होता है लेकिन उसको हम मीनार्की बोलते हैं, मेनोपॉज नहीं बोलते। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाते हैं, ठीक है। अगले लगभग 9 महीने तो प्रेगनेंसी के और 6 महीने जो लैक्टेशन के होते हैं 15 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहेंगे। तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इंडिकेट प्रेगनेंसी, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मीनार्क एंड मेनोपॉज, बिल्कुल सही है। जो गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इंडिकेशन होता है कि मीनार्की और मेनोपॉज के बीच में हर महीने 28 to 29 डेज का जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली रिपीट होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन में हमको करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना था। तो पहला स्टेटमेंट ए, सी और डी ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से क्वेश्चन दिया है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से, ईसीजी से। तो ईसीजी में जो पी वेव है, पी वेव बताती है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल डीपोलराइजेशन को। तो यहां पर ये मैच हो जाएगा, पी वेव इज फॉर डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है। जो क्यू वेव है वो बताएगी वेंट्रिकल सिस्टोल के शुरू होने को, ठीक है। तो बेसिकली होना चाहिए बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल मींस किसकी बात हो रही है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब भी सिस्टोल या डायस्टोल बात हम करते हैं तो जब तक एट्रियम पर्टिकुलर नाम नहीं दिया जाता तो हम उसको वेंट्रिकल के लिए मानेंगे चीजें। तो क्यू वेव जो है वो बताती है बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एनसीईआरटी की क्लियर स्टेटमेंट है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल स्टार्ट जस्ट आफ्टर द क्यू वेव। तो क्यू वेव रिलेटेड होती है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन या वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन इंडिकेट करता है। जो टी वेव है वो वेंट्रिकल के रिलैक्स स्टेट में आने को इंडिकेट करती है। तो टी वेव इज रिलेटेड विद द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, मींस रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल। तो हमारा जो सही मैच आएगा, ए के साथ थर्ड आना चाहिए, बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ फोर्थ और डी के साथ आना चाहिए सेकेंड। तो जो सही स्टेटमेंट है वो है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इकोलॉजी से क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से, जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन से उससे क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पहला स्टेटमेंट है मैच द कॉलम में, अ लिपार्ड एंड लायन इन फॉरेस्ट। तो इनके बीच में क्या होने वाला है? कंपटीशन, ठीक है। दोनों ही कार्निवोरस एनिमल से सेम ट्रॉफिक लेवल शेयर करते हैं तो दोनों में कंपटीशन होगा, तो ये कंपटीशन करेंगे। कुकू एंड एग, तो इनके बीच में होता है ब्रूड पैरासिटिज्म। कुकू और क्राउ के बीच में जो होता है वो होता है ब्रूड पैरासिटिज्म। फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, तो ये जो फंगस और रूट का इंटरेक्शन है दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा, ठीक है। और माइकोराइजा इंडिकेट करता है म्यूचुअलिज्म। कैटल एग्रेट, जो एग्रेट है और कैटल्स, इनके बीच जो इंटरेक्शन है वो कमेंसलिज्म, एक को बेनिफिट होता है दूसरे को कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो ये कमेंसलिज्म है, तो बिल्कुल सिंपल है, सबके अपने अपने मैच हो जाएंगे। फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ बी के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड और फोर्थ के साथ फोर्थ। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो थर्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर भी दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको इसमें ट्रू एंड फॉल्स सिलेक्ट करना है। बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट फर्स्ट अमीनो एसिड या सी टर्मिनल। ये स्टेटमेंट गलत दिया है, जो लेफ्ट एंड होता है वो एंड टर्मिनल इंडिकेट करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फॉल्स। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, बिल्कुल सही है। 4 सब यूनिट होती, 2 अल्फा चेन होती, 2 बीटा चेन होती। अल्फा में 141 और बीटा में 146 अमीनो एसिड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरा सही है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सेकेंड। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन द एडल्ट ऑफ, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये भी एनिमल किंगडम से पूछा गया है कि किन ऑर्गेनिज्म के एडल्ट में रेडियल सिमेट्री नहीं मिलती है। तो जो भी सिलेंट्रेटा होते हैं या टीनोफोरा होते हैं
इनके एडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। शुरुआत के जो फाइलम है, जो लोअर ग्रेड के ऑर्गेनिज्म, उनमें रेडियल सिमेट्री मिलती है। इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट होता है, इस एडल्ट में आपको मिलेगी रेडियल सिमेट्री, लेकिन इसका जो लार्वा होता है उसमें आपको मिलती है बायलेटरल सिमेट्री। तो एडल्ट में तो रेडियल सिमेट्री मिल रही है यहाँ पर। हेमिकॉर्डेटा पे आते तो हेमिकॉर्डेटा जो है बेलेनोग्लोसस ट्रेकियोग्लोसस में, इनमें एडल्ट में केवल मिलती है बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हेमिकॉर्डेटा 4, इनके अंदर रेडियल सिमेट्री नहीं मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्वेश्चन दिया गया है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है नेफ्रॉन आर ऑफ 2 टाइप्स, बिल्कुल सही है। कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी 2 तरह के नेफ्रॉन होते हैं, उनकी रिलेटिव पोजीशन के आधार पे होते हैं कि कॉर्टेक्स में कौन सा भाग है और मेडुला में कौन सा भाग है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा लिखा है कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, ये स्टेटमेंट गलत है। जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं उनके अंदर लूप ऑफ हेनले की जो लंबाई होती है वो ज्यादा होती है, तो लूप ऑफ हेनले लॉन्ग रहेगा, ताकि काउंटर करंट मैकेनिज्म लूप ऑफ हेनले और वासर रेक्टा के थ्रू कौन सा मैकेनिज्म डेवलप होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, वो ज्यादा डेवलप होगा ताकि यूरिन को ज्यादा कंसंट्रेट बनाया जा सके। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट दिया है और कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो लॉन्गर, तो ये स्टेटमेंट गलत दिया है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो आएगा वो ट्रू आएगा और सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स आएगा। तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये डाइजेस्टिव और एंडोक्राइन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एंडोक्राइन में दिया है बेसिकली एनसीईआरटी में इसको, जो कोलिसिस्टोकाइनिन होता है ये काम करता है पेनक्रियास पे, और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को बढ़ाता है, साथ में ये जो गॉल ब्लैडर है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, बाइल जूस का रिलीज करवाएगा वहां से। जो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करेगा और गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर जो है वो हार्ट से रिलीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में हेल्प करेगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ये ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए रिलीज होता है। एडीएच जो है वो किडनी पे काम कर रहा है, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से आता है, इसको मिनरलोकॉर्टेक्स सॉरी जो एडीएच है वो हाइपोथैलेमस में बन के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है और ये किडनी पे काम करेगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, डाययूरेसिस को ये रोकता है। तो हमारा जो स्टेटमेंट आएगा पहले के साथ फोर्थ ऑप्शन, बी के साथ हमारा थर्ड ऑप्शन, सी के साथ सेकंड, डी के साथ फर्स्ट आएगा। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से क्वेश्चन दिया गया है। ये भी यहाँ पर अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैरासाइट्स के बारे में बताया गया है, उनसे रिलेटेड उनके नाम दिए गए बेसिकली जूलॉजिकल नेम। तो जो रिंग वॉर्म है दैट इज कॉल्ड ट्राइकोफाइटोन, तो ए के साथ हमारा सेकेंड आना चाहिए, तो ये ऑप्शन ऑलरेडी रूल आउट हो जाते हैं। फाइलेरियसिस डिसीज जो है वो करवाता है वुचेरिया बेंकोफ्राई, जिसको एलिफेंटेसिस भी बोलते हैं। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम करवाता है, तो बी के साथ हमारा थर्ड ऑप्शन आ जाना चाहिए और सी के साथ हमारा फोर्थ। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर टिश्यू वाले चैप्टर से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स से क्वेश्चन है। ये 2 स्टेटमेंट दिए हैं वो सही गलत बताना है हमको। लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। देखिए जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं 2 तरह के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। जहां पर फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट रेगुलरली प्लेस्ड होते हैं उसको हम डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, जो कि टेंडन और लिगामेंट होते हैं। और जो इरेगुलर प्लेस्ड होते हैं जहां पर फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स, उसको हम बोलते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो बेसिकली जो लिगामेंट और टेंडन होते हैं वो इरेगुलर नहीं रेगुलर होते, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड लिखा है कार्टिलेज आर डेंस रेगुलर। देखिए कार्टिलेज, बोन, ब्लड और लिम्फ ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह के होते हैं, स्केलेटल और वैस्कुलर। जो स्केलेटल उसमें आते हैं कार्टिलेज और बोन, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हमारा आंसर आएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन नीट 2022 में पूछा गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पे। तो पहला स्टेटमेंट दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होते हैं वो पार्टिकुलेट मैटर को यानी कि डस्ट पार्टिकल्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं
थर्मल पावर प्लांट में। ये डस्ट पार्टिकल या पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करते हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर है उनको। इलेक्ट्रिसिटी प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन दूसरा फॉल्स है, क्योंकि आयोनाइजिंग रेडिएशन को कंट्रोल नहीं करते हैं, ये पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है बट सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, तो हमारा जो आंसर आएगा वो फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसरी ऑर्गन से क्वेश्चन दिया गया है, आई के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो पहला है विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई दैट रेगुलेट डायमीटर ऑफ द प्यूपिल। तो प्यूपिल का जो डायमीटर रेगुलेट करने का काम है वो होता है अपनी आइरिस का, तो इसके साथ मैच आएगा आइरिस। एक्सटर्नल लेयर ऑफ द आई इज फॉर्म्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जो प्रोटेक्शन देती है ये होती है स्क्लेरा, तो इसके साथ आएगा हमारा सेकेंड मैच। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्यूटी, तो ग्रेटेस्ट विजुअल एक्यूटी होती है येलो स्पॉट में। जो येलो स्पॉट उसको मैकुला लुटिया भी बोलते हैं, उसके सेंटर में एक डिप्रेस्ड पॉइंट होता है जिसको फोविया या फोव्यूला कहा जाता है, जहां पर कोन सेल्स का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है, वहां विजुअल एक्यूटी विजन पावर मैक्सिमम होती है। पॉइंट और ऑप्टिकल नर्व लीव द आईबॉल, तो जहां ऑप्टिकल नर्व यानी ऑप्टिक नर्व का जो हेड होता है उस पॉइंट को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। तो हमारा ए के साथ मैच आएगा थर्ड, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है यहीं पर, ए के साथ थर्ड। तो केवल एक स्टेटमेंट के बेसिस पे हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, बाकी भी हम चेक कर लेते हैं। सेकंड वाले के साथ फर्स्ट आएगा, जो थर्ड वाला है उसके साथ फोर्थ आएगा, और जो डी ऑप्शन उसके साथ सेकंड आएगा, तो हमारा आंसर आएगा थर्ड स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ब्लड सेल द एचआईवी अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जो टी हेल्पर सेल्स होती है उन टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करता है एचआईवी वायरस, उनके अंदर ग्रो करेगा, उन सेल को डैमेज करेगा और उनका नंबर सिग्निफिकेंटली कम होगा, इसलिए इम्यूनिटी डिप्रेस हो जाती है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टी हेल्पर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन। जो साइटोस्केलेटन होते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इन फिलामेंट्स का या इन फाइब्रिल्स का काम जो है वो होता है मोटिलिटी में, ठीक है। तो ये बेसिकली किस में हेल्प करते हैं, मोटिलिटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है ये। पहला स्टेटमेंट दिया है लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्पररी इनएक्टिव स्टेज। तो अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, स्टेटमेंट सही है। उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रिजर्व रहती है, यानी अगर टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो एंजाइम अगेन अपनी एक्टिविटी शो करेगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रिजर्व रहेगी। Whereas हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये भी सही है। जो हाई टेम्परेचर है उस पर एंजाइम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी इरिवर्सिबली डैमेज हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट, अगर इनहिबिटर सबस्ट्रेट से क्लोजली स्ट्रक्चर में रिजेंबल करेगा तो कॉम्पीट करेगा वो, और कॉम्पीट करने के कारण कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा in its molecular structure and inhibit the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibitor। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया है ये। वैसेक्टोमी जो होती है, वैसेक्टोमी जो है वो सर्जिकल मेथड है, कोइटस इंटरप्टस जो है ये एक नेचुरल मेथड है, सर्वाइकल केप जो है दीज आर बैरियर मेथड, रीयूजेबल बैरियर मेथड, जो सहेली है वो एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, नॉन हार्मोनल मेथड है। तो हमारा जो मैच आएगा वो ए के साथ थर्ड आना चाहिए, बी के साथ फोर्थ, सी के साथ सेकंड और डी के साथ ही आएगा फर्स्ट। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 यानी हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। तो लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी होती है, पहली बात होती क्या है, ठीक है। अगर हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे तो जो एयर का वॉल्यूम बाहर जाता है वो कहलाता है वाइटल कैपेसिटी, या इसके जस्ट अपोजिट हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेंगे तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम हम इनहेल करेंगे वो भी कहलाता है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में तीनों जो वॉल्यूम होते हैं हमारे IRV, ERV और टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, वो इंक्लूड होते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड नहीं होता है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम को हटा के बाकी जो 3 वॉल्यूम अगर हम उनको जोड़ देते हैं
IRV, ERV और टीवी को, तो हमारा बन जाता है वाइटल कैपेसिटी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मूवमेंट लोकोमोशन से क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर जॉइंट को क्लासिफाई करने का, जॉइंट अलग अलग तरह के जॉइंट है कि कहाँ कौन सा जॉइंट होता है। तो फ्लैट बोन्स हो स्कल, तो स्कल्स की जो बोन्स होती है उनके बीच में सूचर जॉइंट्स मिलते हैं, और सूचर जॉइंट्स जो होते हैं वो फाइब्रस जॉइंट होते हैं। ये किस तरह के जॉइंट होते हैं? फाइब्रस जॉइंट। तो हमारा सी के साथ जो है वो फर्स्ट आ रहा है। दूसरा है बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री एंड वर्टिबल कॉलम, ये नीट 2022 में भी क्वेश्चन दिया गया था। वर्टिबल कॉलम के बीच में जो जॉइंट होता है वो कार्टिलेजस जॉइंट होता है, वहां पर फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है। तो इसका जो आएगा वो आएगा सेकेंड। थर्ड, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल्स, इनके बीच में जो जॉइंट है वो होता है सेडल जॉइंट। तो डी में हमारा आना चाहिए सेडल जॉइंट। और ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डिल, ये वाला जो जॉइंट है शोल्डर जॉइंट, ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बी के साथ हमारा जो मैच आएगा वो आएगा फोर्थ। तो आंसर आना चाहिए 2 4 1 3। 2 4 1 3, तो हमारा आंसर आएगा डी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा खत्म हुए। ओके, थैंक यू। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। ऑल द बेस्ट।